नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूँ और हम पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु। और आज भारत की जलवायु में हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने भारतीय मानसून, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, भारतीय जलवायु की ऋतुओं को, 4 ऋतुओं में से ग्रीष्म ऋतु को, और कल हमने वर्षा ऋतु में यहाँ तक पढ़ दिया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन 1 जून को कन्याकुमारी तट, 25 मई को अंडमान निकोबार, 10 से 15 जून को मुंबई से कलकत्ता तक, 1 जुलाई राजस्थान में जयपुर तक और 15 जुलाई संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच जाती हैं। यदि मानसून पवन 1 जून को कन्याकुमारी तट पे नहीं पहुंचती है तो उसे हम मानसून देरी कहते हैं। और उसके बाद यदि मानसून लेट होती है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नियम ये है कि 1 जून को कन्याकुमारी तट पे पहुंचना जरूरी है। 1 जून को मानसून पवन कन्याकुमारी तट या केरल नहीं पहुंचती तो उसे मानसून की देरी या मानसून का लेट होना कहते हैं। इसके बाद जो हमने बात की थी भी, प्रियंका वर्मा, बिल्कुल अच्छा हूं मैं बेटा। सभी को राम राम, नमस्ते, जल्दी से आप लाइव आ जाओ। कल हमने यहाँ तक की बात कर दी थी कि भारत में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन जो है वो भारत में 2 भागों में विभाजित होकर आती है और उसी 2 भागों को आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप जुड़ जाइए। ये हमारी मानसून पवन है और ये आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन ऐसे आती है, ऐसे आती है। ये आ रही है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन। अब होता क्या है, आप सबको भी पता है कि भारत में यहाँ पश्चिमी घाट रहता है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी, केरल वाली अन्नामलाई की पहाड़ी, ये सबसे ऊंचा भाग होता है, सबसे ऊंचा भाग होता है। नमस्ते भी, नमस्ते अनु, नमस्ते बेटा। तो ये जो पवनें होती हैं वो सीधी यहाँ आती। अब जो पवन इससे नहीं टकराएंगी वो सीधी आगे निकल जाएंगी और जो शाखा इस पश्चिमी घाट से टकरा जाएगी, टकरा जाएगी। अब जो टकरा जाएगी, ध्यान से देखते चलना अभी से, जल्दी से सब जुड़ जाओ, अभी हमारी काम की बात शुरू होने वाली है। हाँ भाई, इसका नाम होता है दक्षिण पश्चिम मानसून पवन। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन नाम होता है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवन जो है वो भारत में 2 शाखाओं में विभाजित होकर आगे बढ़ेगी। 25 मई अंडमान निकोबार, 10 से 15 जून मुंबई से कोलकाता तक, 1 जुलाई राजस्थान तक। बिल्कुल सही बात है भी। हाँ प्रियंका, आपने बिल्कुल सही बताया है। ओके, जल्दी जल्दी सब आ गए भी। चलो अब मैं काम की बात शुरू कर देता हूँ। फिर क्या रहता है बेटा, हमें समय बहुत खराब हो जाता है। देखिए, इस मानसून पवन का जो भाग इस पश्चिमी घाट से टकराता है वो टकरा के ऊपर उठता है और फिर उधर नीचे उतरता है। इधर ऊपर उठेगा फिर उधर नीचे उतरेगा। तो जैसे मानसून पवन इस तट से टकराती है और पश्चिमी घाट से टकरा के ऊपर उठती है तो इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में अच्छी वर्षा करती है, परंतु इस पश्चिमी घाट को पार करके उधर नीचे उतरती है और जहां नीचे उतरती है वहां वर्षा नहीं होती है। ये बात याद रखना, जहां ये मानसून पवन नीचे उतरती है वहां वर्षा नहीं होती है और इसीलिए ये वाला भाग जो होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। ये वाला भाग जो होता है वो वृष्टि छाया होता है, यहाँ वर्षा नहीं होती है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। अब क्या होता है, बहुत सारी पवन जब यहाँ ऐसे चल जाती है तो आगे जाने को जगह नहीं बचती और तब इन पवनों का भाग जो होता है वो इधर मुड़ना शुरू हो जाता है, इधर मुड़ना। और जो भाग इस पश्चिमी घाट से टकरा के पश्चिमी घाट से टकरा गया उस पूरे भाग का नाम होता है अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा। और जो भाग नहीं टकराया उसका नाम होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इस प्रकार हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन 2 भागों में बट जाती है, जो सीधी आगे निकल गई
बंगाल की खाड़ी की शाखा, और जो इस पश्चिमी घाट से टकरा के ऊपर उठी या जो भी हुआ वो हमारी अरब सागरीय शाखा। अब आपको पता है यहाँ पश्चिमी घाट रहता है, ये वाला, ये पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट से नर्मदा और ताप्ती की घाटी से इन मानसून पवनों का दूसरा भाग मध्य भारत में प्रवेश करता है, और ये मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़ और यहाँ छोटा नागपुर पठार तक आता है। याद रखनी है, ये आपके छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार तक आपकी अरब सागरीय शाखा का दूसरा भाग होता है। तो अरब सागरीय शाखा यहाँ 3 भागों में बढ़ जाती है। पहले भाग तो यहाँ, दूसरा भाग अरब सागरीय शाखा का ये हो जाता है, और तीसरा भाग अरब सागरीय शाखा का यहाँ से काठियावाड़ तट गुजरात से भारत में प्रवेश करता है। और अब की बार यहाँ एक पर्वत रहता है, वो रहता है अरावली, और अरावली पर्वत जो है वो इन पवनों के समानांतर होता है, इसलिए ये पवन बिना वर्षा किए सीधी आगे निकल जाती है, बहुत कम वर्षा करती है, या आप ये कह सकते हो बिना वर्षा की आगे निकल जाती है। अब हमारे यहाँ होता है मुख्य हिमालय। कौन सा हिमालय होता है यहाँ? मुख्य हिमालय। और अब आपकी ये मानसून पवन जाके सीधी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हिमालय से टकराती है। अब की बार हिमालय सामने, हिमालय से टकरा के ऊपर उठती है। और जब भी आपको, मैं पहले दिन से एक बात बता रहा हूं, पवन ऊपर उठेगी तो वर्षा करेगी। ओके, अब देखो ये जो पवन है ये इसको पार नहीं कर पाती, इसको पार नहीं कर पाती, और ये सब की सब ऐसे वापिस लौट के आती है। इसको दूसरा कलर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आपकी पवन जो होती है ये यहाँ इसको पार नहीं कर पाती, और ये वापिस लौट के आती है। हिमालय बहुत ज्यादा ऊंचा होने के कारण ये इसको पार नहीं कर पाती और वापिस लौट के आती, और जब वापिस लौट के आती तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है। ओके भी, ये आपकी बात होती है। इस प्रकार आपने एक चीज देखी कि इसके 3 भाग हो गए, 3 अरब सागरीय शाखा के 3 भाग हो गए। नंबर 1 भाग तो ये हो गया जो पश्चिमी घाट से टकरा के ऊपर उठता है, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग और इस पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा करता है। दूसरा भाग वो जो मध्य भारत में वर्षा करता है, और तीसरा भाग जो अरावली के पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में वर्षा करता है। इस प्रकार इस मानसून की जो 2 शाखा थी उसमें आपकी पहली अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा की यदि हम बात करें तो मैंने आपको तीनों बातें बता दी। अरब सागरीय शाखा बड़े ध्यान से सुनोगे तो अभी आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन का वह भाग जो पश्चिमी घाट से टकराता है, जो पश्चिमी घाट से टकराता है अरब सागरीय शाखा कहलाता है, शाखा कहलाता है। ठीक है जी, अरब सागरीय शाखा कहलाता है। इसके 3 भाग बन जाते हैं, इसके 3 भाग बन जाते हैं। नंबर 1 अभी आपके सामने आएगा। पहला भाग केरल व कर्नाटक में पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट के पश्चिमी डाल, बार बार कह रहा हूं, इधर टकराएगी ऊपर उठेगी तो केवल पश्चिमी डाल पे वर्षा होगी। पश्चिमी घाट के पश्चिमी डाल व पश्चिमी तटीय मैदान में 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा करता है।
वर्षा करता है। लेकिन याद रखना, इस पश्चिमी घाट का पूर्वी जो भाग है वो वर्षा प्राप्त नहीं करेगा, वहां वर्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वहां? क्योंकि वहां वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि वहां वृष्टि छाया क्षेत्र है। अभी ये बात हम लगातार जारी करेंगे। पश्चिमी घाट के पूर्वी डाल पर वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। किसी किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? बेटा, जहां भी कोई पर्वत है, मानसून पवन हो चाहे कोई भी पवन हो, ऊपर उठेगी तो वर्षा करेगी, वर्षा करेगी। और जहां पवन नीचे उतरती है वहां आपके न तो बादल बनते हैं, न तो आपके बादल बनते हैं, और न ही वर्षा होती है। और ये जब दोनों काम नहीं होते तो उसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पवन नीचे उतर रही है। तो आपके ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी है। तो पूर्वी भाग जो होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, केवल पश्चिमी भाग में ही वर्षा होती है। ओके भी, रितिका यादव, इतनी बातें क्लियर है? बताते चलो। ओके, इतनी बात आपकी क्लियर होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? ठीक है, अब हम चलते हैं अगली बात पे। दूसरा भाग, दूसरा भाग नर्मदा व ताप्ती घाटी से, नर्मदा व ताप्ती घाटी से मध्य भारत में प्रवेश करता है, मध्य भारत में प्रवेश करता है, तथा दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ व झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक वर्षा करता है, तक वर्षा करता है। एक बात और बताऊंगा जो पेपर में दोबारा से बहुत बार आ जाती है। हाँ, छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है, या यहां दोनों आपस में टकराती हैं, दोनों आपस में टकराती हैं। अभी मैंने आपको ये बात इधर इस मैप में क्लियर की है। यहां इधर से अभी इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना, देखना, अभी आप इस शाखा को आगे बढ़ाओगे ना, तो ये इस शाखा का भाग जो है वो आपके इधर से होके जो भी रहेगा एक भाग इधर आएगा, और वो यहाँ आके दोनों ये टकरा जाएंगे, ये दोनों भाग यहाँ टकराएंगे छोटा नागपुर पठार में। यही बात मैंने बताई कि छोटा नागपुर पठार में अरब सागरीय शाखा, ये अरब सागरीय शाखा है, अरब सागरीय शाखा, और इधर वाली बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ओके भी, हाँ भाई सुरेंद्र कटारिया, गुड आफ्टरनून बेटा। एक बार बात को ध्यान से सुनते चलो, फिर नमस्ते राम राम बाद में करेंगे आज के दिन की। हाँ, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, फिर दिमाग से निकल जाएंगी आपके, मेरे तो नहीं। दूसरा भाग का हिसाब हमने दे दिया, अब हम देंगे तीसरे भाग का हिसाब। हाँ, आप सुनिए, तीसरा भाग, तीसरा भाग काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट होता है बेटा गुजरात तट, काठियावाड़ तट से भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है। पहले तो ये अरब सागर में रहता है, तथा
तथा अरावली के समानांतर होता हुआ, अरावली के समानांतर होने के कारण, ऐसे भी लिख सकते हो, होने के कारण बिना वर्षा किए, बिना वर्षा किए सीधा आगे निकल जाता है, सीधा आगे निकल जाता है, निकल जाता है। अभी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है, तो आप बताओगे राजस्थान में अरावली जो है वो अरब सागरीय शाखा के समानांतर है, आगे निकल जाता है। यह शाखा, शाखा उत्तर में हिमालय से टकराकर, हिमालय से टकराकर धर्मशाला, धर्मशाला का मतलब हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में अच्छी वर्षा करती है, अच्छी वर्षा करती है। ठीक है जी, अच्छी वर्षा होगी। अब बताओ क्या होगा, यहां हिमालय से टकराकर, टकराकर वापिस, वापिस पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है, वापिस जाती है, वापिस। ये बात देखो यहां मैप में मैंने क्लियरली बता रखी है कि ये शाखा इसको पार नहीं कर पाती हिमालय को, फिर वापिस आती है, और वापिस आते समय पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है, पंजाब हरियाणा में वर्षा करती है। ये बात भी आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और एक बात आपको और भी याद रखनी है यहाँ, और वो क्या याद रखनी है, पंजाब हरियाणा में, हरियाणा में अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा के दाईं ओर, दाईं ओर बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा टकराती है, टकराती है। ये वाली बात होती है। ये सवाल भी पूछा गया है कि भाई अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ कहाँ आपस में टकराती है, तो एक तो छोटा नागपुर के पठार में और एक पंजाब हरियाणा में। आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो इधर से अभी आपकी थोड़ी देर बाद आएगी ये बंगाल की खाड़ी की शाखा आएगी और यहाँ आके टकरा जाएगी। ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, ये जो भाग है, यहाँ आके टकरा जाएगी, यहाँ आके इधर से ये टकराएगी आपकी, एक तो यहाँ टकराएगी और एक यहाँ टकराएगी, दो जगह टकराएंगी ये शाखा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या, बता दो। इतनी बात क्लियर हो गई, लिखने का काम आप बाद में भी कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, बता दो भाई, जल्दी से आप जवाब दो। बताओ भाई, जल्दी बता दो। अबाश, हाँ भाई, आध बच्चे का तो आया है रिश्वत, बाकी बच्चे आंख हो गए। राणा अनिल क्लियर हो गया। ठीक है भाई, चले अगली बात पे। अब हमारी दूसरी शाखा की बात हम करेंगे, गौतम शर्मा। ओके बेटा, अभी आ गया। अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा का हिसाब किताब। ये आपकी याद होगा आपको, पश्चिमी घाट। ठीक है जी, पश्चिमी घाट तो याद ही है। अब देखो, यहां से मानसून पवन आई,
जो इससे टकरा गई वो तो ठीक है, जो नहीं टकराई वो सीधी आगे चलेगी। आप लगातार एक बात देख रहे हो, नोट किया न किया, ये वाला जो भाग है तमिलनाडु तट वाला, ये वाला कौन सा भाग, तमिलनाडु तट वाला, ये वाला जो भाग है इतना इतना, यहाँ बारिश नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा तो समानांतर जा रही है, और ये वाली यहाँ नीचे उतरेगी तो यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगी। और इस वाली शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा, सीधी आगे निकल जाती। पूरा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए, कमेंट लिखने की बजाय केवल यहाँ ध्यान दो बेटा एक बार, फिर मैं आपसे बातें करूं तब आप कमेंट दोबारा लिखना। अब देखो, यहां आपके एक पर्वत है, पहले भी याद है तुम्हें, तो हमने पूर्वांचल हिमालय कहा था, ये आपको याद, ये पूर्वांचल हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय। यहां हमारा ये हिमालय है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, ये हमारा मुख्य हिमालय है। ओके, और इस पूर्वांचल हिमालय को म्यांमार में कहते हैं आराकोन यामा, आराकोन यामा पर्वत कहते हैं। और ये आपकी पवन इससे टकराती है, जो नहीं टकराती वो चली जाती है म्यांमार में, जो नहीं टकराई वो म्यांमार में चली गई, उनका नाम हो गया म्यांमार की मानसून। और जो इससे टकराती वो टकराते ही ऐसे मुड़ती, ऐसे मुड़ती, और बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करती। और जैसे ये भाग यहां से प्रवेश करती, ये आपकी गारो खासी जयंतिया, और सबसे पहले यहां आपको पता है मोसिनराम, मोसिनराम 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है भारत की, और विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मोसिनराम यहाँ रहता है। और इस शाखा का पहला भाग इधर से ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करता है, फिर आगे आगे हिमालय, हिमालय आने के कारण ये हिमालय को पार कर नहीं पाता है, और हिमालय के समानांतर ऐसे चलता है। और इसीलिए जब आप हिमालय में इधर से जाओगे ना, तो जो जो इधर आते जाओगे, जो जो इधर जाते जाओगे वर्षा घटेगी, वर्षा घटेगी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा घटती है। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा का एक भाग है। अब देखो, अब दूसरे भाग की बात करेंगे। दूसरा भाग यहां से सीधा इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, और ये वाला भाग जो है कि आपका बिहार से होता हुआ, मध्य प्रदेश से होता हुआ सीधा आता है, और सीधा आता है। अब की बार आपके यहाँ अरावली पर्वत है, अरावली, और अब की बार ये बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली से टकराती है, और अरावली से टकरा के पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करती है, पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करती है। मतलब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा का पहला भाग, ये दूसरा भाग। और फिर आपके जहां बहुत सारी हवा हो जाती है, तो पीछे वाली हवा अपने आप इधर मुड़ जाती है, और इधर मुड़ के प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिणी भारत में अच्छी वर्षा करती है। ये आपका तीसरा भाग है, तीसरा भाग है, ये आपका तीसरा भाग है। अब आप राजस्थान में कोई परीक्षा दे रहे होते तो यहाँ एक और सवाल बन जाता, और वो सवाल ये बन जाता कि राजस्थान में इस शाखा को क्या कहते हैं, पुरवैया कहते हैं, पुरवैया, पुरवैया कहते हैं। हरियाणा में भी पुरवैया कह सकते हैं, हमारे जो भी पूर्व से आता है उसको पुरवैया कहते हैं, पुरवैया। पहले किसी की शादी बिहार में हो जाती थी, उसको भी पुरवणी कहते थे, पुरवणी, पुरवणी। आपने देखा होगा आपके गांव में कि कोई महिला यदि बिहार की तो उसको पुरवणी कहते हैं। और राजस्थान में जैसे गोगा मेड़ी पे जो यूपी बिहार के लोग धोख लगाने आते हैं, उनको भी पूर्विया कहते हैं, पूर्वैया। ये वाली बात होती है, आजकल सबकी बिहार में होने लग गई, इसलिए उसको पूर्वणी या पूर्वैया नहीं कहते, उसको डार्लिंग कहते हैं आजकल। अब आजकल की बात, स्थितियां अलग है कि आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा आ गई। तो अब आप 2 नंबर पढ़ोगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, यह शाखा
आराकोनयामा पर्वत से टकराकर, वो आराकोनयामा पर्वत रहा भारत और म्यांमार की सीमा पर, पर्वत से टकराकर सर्वप्रथम पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है, पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है। इसका एक भाग खासी पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मोसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा करता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा करता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा करता है। दूसरा भाग हिमालय के समानांतर पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऊपर की ओर भी जाता है, उत्तर पश्चिम आगे बढ़ता है। और तीसरा भाग पूर्व से पश्चिम चलकर मध्य भारत में वर्षा करता है, मध्य भारत में वर्षा करता है। अब कोई एक आध सवाल ऐसा पूछ ले, मान लो जैसे सवाल आ गया, आंध्र प्रदेश में कौन सी शाखा वर्षा करती है, उड़ीसा में कौन सी शाखा वर्षा करती है, तो आप बिना सोचे बता दो, बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा करती है। हाँ, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी शाखा वर्षा करती है, बिहार में कौन सी शाखा वर्षा करती है, मान लो ऐसे आ जाए, यूपी में कौन सी शाखा वर्षा करती है, हरियाणा में कौन सी शाखा वर्षा करती है, दोनों करती हैं, दोनों करती हैं भाई। तो इस प्रकार के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि कंप्लीट हो गए। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि इधर से हमारे मानसून पवन आती है तो पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिम में कम वर्षा होती है। आप देखिए, आपको पता चलेगा। एक डाटा देता हूं आपको, कलकत्ता में 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आप देखोगे पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पटना 105 सेंटीमीटर। और आ जाओ पटना से इधर इलाहाबाद 76 सेंटीमीटर, इलाहाबाद 76 सेंटीमीटर। और आगे आ जाओ दिल्ली 56 सेंटीमीटर। और आ जाओ आगे, मान लो गंगानगर 26 सेंटीमीटर। मतलब लगातार जब आप आ रहे हो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर भारत में वर्षा की मात्रा घटती है। ये वाली बात थी आपकी। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, बताओ? हाँ, एक बात और भी बता देता हूं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत की 70 से 80% वर्षा होती है, 70 से 80% वर्षा होती है। बताओ अब हम अगली बात पे चलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई तो तुरंत बता दो, जल्दी बताया करो, फिर हम अगली बात की ओर चलेंगे। फिर अब हमारी वर्षा ऋतु कंप्लीट हो गई, लौटते मानसून की ऋतु पढ़ेंगे।
आपको पता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, चार जो, सितंबर भी बल्कि पूरे भारत में नहीं होता, ये आपका वर्षा ऋतु में था। सर गंगानगर यमुनानगर है जी। सर गंगानगर यमुनानगर है जी। नहीं बेटा, यमुनानगर हरियाणा में है, गंगानगर राजस्थान में है। गंगानगर राजस्थान में है, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे, और यमुनानगर हरियाणा में है। मीनाक्षी बेटा, हाँ, अभी इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, फिर हम चलेंगे अगली बात पे। सुनिए अब बात कब हो गई। अब हम बात करेंगे लौटते मानसून की ऋतु। तीसरी ऋतु आ गई हमारे, लौटते मानसून की ऋतु। लौटते मानसून की ऋतु आ गई, कब होती है? तो ये आपकी होती है अक्टूबर व नवंबर में। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो बात क्या होगी? 23 सितंबर को सूर्य वापिस विषुवत रेखा पे चला जाएगा। जैसे आपका 23 सितंबर आएगा ना, 23 सितंबर, जैसे आपका 23 सितंबर आएगा, सूर्य कहां चला जाएगा? 23 सितंबर को सूर्य वापिस विषुवत रेखा पे चला जाएगा, 0 डिग्री पे। और आपको पता है जैसे ये 0 डिग्री पे जाएगा तो हमारे इधर तापमान क्या होगा? ज्यादा। तापमान क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा और वायुदाब क्या होगा? कम। हाँ, तापमान ज्यादा होगा और वायुदाब कम होगा। जो विषुवत रेखे निम्न वायुदाब पेटी सूर्य के साथ उत्तर में गई थी, अब वो सूर्य के साथ दक्षिण में आ गई। हाँ, आ गई। अरब सागर वाली बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। जैसे हिमाचल जम्मू कश्मीर में ज्यादा, उससे कम हरियाणा पंजाब में, उससे कम पश्चिमी राजस्थान में, उससे कम कच्छ की खाड़ी पे इधर घटती है। इस वाली मानसून की मात्रा जो वो इधर घटती है। ओके, इस वाली मानसून की जो मात्रा है वो आपके यहां से आप इधर आओगे तो घटेगी, यहां से इधर आओगे तो घटेगी। तो नहीं भी, बिल्कुल आपका सवाल सही था बेटा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे आपका सूर्य विषुवत रेखा पे आता है, अब एक दिन में तो यहां आता नहीं है। जो आपकी निम्न वायुदा पेटी पहले सूर्य के साथ यहां थी, सूर्य के साथ यहां थी, जैसे जैसे ये सूर्य नीचे गया तो ये निम्न वायुदा पेटी भी नीचे चली गई। जैसे जैसे ये सूर्य नीचे गया, 21 जून को सूर्य कारक रेखा पे था और 23 सितंबर को यहां पहुंच गया। मतलब ये सूर्य लगातार दक्षिण की ओर जा रहा था, और जैसे जैसे ये सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा था, आप समझिए बात को, वैसे वैसे आपके उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू कर रही थी। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है। जैसे सूर्य नीचे जाएगा ये आगे चलती जाएंगी। जैसे सूर्य और आगे जाएगा और आगे चल जाएंगी, और आगे जाएगा और आगे चल जाएंगी। अब देखना आप, एक बड़ी बात बन रही है। क्या बन रही है? वो आपके सामने हो जाएगी। ये ऐसे चलती है और इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, होती कि नहीं होती है? ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा लिख दूं ये बात तो ज्यादा सही रहेगी मेरे हिसाब से। हाँ, जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है, दक्षिण की ओर नहीं भाई, दक्षिण की ओर शब्द उपयोग नहीं करेंगे, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। सूर्य भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, बढ़ता है,
ITCZ भी भूमध्य रेखा की ओर, मध्य रेखा की ओर विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अतः भारत में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना प्रारंभ कर देती है, जिससे चलना प्रारंभ कर देती है। ये स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा नहीं करती हैं, अतः वर्षा नहीं करती, और वर्षा नहीं करती इसीलिए इनका नाम है लौटते मानसून की पवन। इसीलिए इन्हें लौटते मानसून की पवन कहते हैं, लौटते मानसून की पवन कहते हैं। एक तो सवाल ये होता है लौटते मानसून की पवन क्या होती है, और एक होता है इसकी दिशा का। दिशा क्या होता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, एकदम अपोजिट दक्षिण पश्चिम के दिशा ये होती है। अगली बात ये 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को कहां पहुंच जाती है? यदि आप देखोगे तो 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग, 1 नवंबर को कर्नाटक व तमिलनाडु तक, और 15 दिसंबर को संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून पवन वापिस लौट जाती हैं, मानसून पवन वापिस लौट जाती हैं। ये बात क्लियर होगी क्या, बताओ? मानसून पवन वापिस लौट जाती हैं। बेटा सुरेंद्र कटारिया, ITCZ क्या होता है? पीछे के आप वीडियो नंबर 1 देखें भारतीय मानसून का। अब यहाँ पॉसिबल नहीं है इतनी बात बताना, आधा घंटा लगेगा ITCZ बताने में, बता रखा है पहले। इतनी बातें क्लियर हो गई, मानसून पवन वापिस लौट जाती। इधर आपको पता चल गया कि लगभग मतलब 1 सितंबर को तो यहां से, सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को यहां तक आ जाती है, 1 नवंबर को लगभग यहां तक आ जाती है, 1 नवंबर, और आपके 15 दिसंबर को यहां तक वापिस लौट जाती है। कहने का मतलब ये पवन 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 दिसंबर ऐसे चलती जाती, और इनको लौटते मानसून की पवन क्यों कहते हैं, ये आपके क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं अगली बात पे चलता हूं। अब आपको एक बात और समझाता हूं, उसको ध्यान से सुनना। अब हो क्या रहा था, अभी तक इस ऋतु से पहले तक सितंबर तक लगातार बारिश हो रही थी, तो धरातल गिला था,
अब मानसून पवन चलने लग गई स्थल से जल की ओर, तो स्थल से जल की ओर चल गई तो ऊपर से बादल हटने शुरू, बादल हट गए। जो ही बादल हटते हैं सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है और तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ जाता है। तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ जाता है। बेटा फिक्स नहीं होता, एवरेज होता है राजेश, एवरेज टाइम होती है, एवरेज डेट होती है, औसत। अब 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में, 7 दिन पहले, 7 दिन बाद में, ऐसा होता रहता है। अब क्या हुआ कि बादल हटने से, बादल हटते ही सूर्य का प्रकाश तो ज्यादा आएगा और धरती नीचे से गिल्ली है, तापमान 5 डिग्री बढ़ जाता है, नीचे से नमी होती है, उच्च ताप और नमी के कारण ऐसे चिप 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 नहीं होने लग जाता है। तो ये बहुत ऐसे जी दुख पड़ने वाला सीजन होता है, इसलिए इसको कवार की उमस या कार्तिक की उमस कहते हैं। कवार की उमस या कार्तिक की उमस कहते हैं। जैसे मानसून पवन वापिस लौटना शुरू करती हैं, वापिस लौटना शुरू करती, इस बात का मतलब केवल इतना है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू करती तो उसको मानसून का वापिस लौटना कहते हैं। जैसे मानसून पवन वापिस लौटना करती तो आकाश से, आकाश से बादल हट जाते हैं, हट जाते हैं, आकाश से बादल हट जाते हैं तथा धरातल अभी अभी आर्द्र रहता है, आर्द्र रहता है। धरातल अभी आर्द्र रहता है, क्यों? बारिश हुई थी। बादल हटने से तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, अब उच्च ताप व उच्च आर्द्रता, आर्द्रता से मौसम कष्टकारी हो जाता है, कष्टकारी, कष्टकारी हो जाता है, हो जाता है, जिसे जिसे कार्तिक की उमस, कार्तिक की उमस, कवार की उमस, कवार की उमस या अक्टूबर की गर्मी कहते हैं, अक्टूबर की गर्मी कहते हैं, अक्टूबर की गर्मी कहते हैं, कवार की उमस या अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो क्लियर हो गई। अभी आपको एक बात और बताऊंगा जो अभी आपने देखी थी, मैंने 2 बार कहा था कि आपने गौर किया क्या रे? देखो, ये वाला भाग ऐसा है, ये वाला भाग ऐसा है, जहां ये पवन जल से आती, जहां ये पवन जल से आती और जहां भी पवन जल से आएंगी, यहाँ ये पवन जल से स्थल की ओर आती, तो इस तमिलनाडु तट पर ये पवन वर्षा करती। लौटते मानसून की पवन पूरे भारत में कहीं वर्षा नहीं करती, केवल कहां वर्षा करती है? तो आपके सामने आ गया, तमिलनाडु तट पर वर्षा करती है। तो ये आपकी बात हो गई। ये पवन तमिलनाडु तट पर, तमिलनाडु तट पर अच्छी वर्षा करती, वर्षा करती हैं, क्योंकि यहां यहां ये पवन जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर चलती हैं। अब जल से स्थल की ओर चलेंगी तो वर्षा तो करेंगी। इतनी बातें क्लियर होगी। अब हम चलेंगे अगली बात पे, और अगली बात पे जाते ही हम सबसे पहले एक बात बताएंगे
क्या बताएंगे उसको देख लो। अब आपको समझ में आया होगा, ये आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण, और अब सूर्य आ गया यहां, सूर्य और दक्षिण में आ गया। अब यहां तो तापमान ज्यादा होगा और भारत में अभी तापमान हो जाएगा कम, तब तापमान हो जाएगा कम। ओके, तो जैसे सूर्य आपके और दक्षिणायन होता है तो क्या हो जाता है, भारत में शीत ऋतु आ जाती है। तो हमारी चौथी ऋतु आ गई, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु कब से कब तक होती है भाई? तो हम ये कह सकते हैं दिसंबर से मध्य मार्च तक। अच्छा, एक बात और बता दूं, शीत ऋतु केवल उत्तरी भारत में होती है, इससे नीचे वाले भारत में कोई शीत ऋतु नहीं होती। इधर शीत ऋतु ना, कोई शीत ऋतु नहीं होती, इससे ऊपर ऊपर ही शीत ऋतु होती है। ये बात भी आपको बताऊंगा दक्षिण भारत में शीत ऋतु क्यों नहीं होती, उत्तर भारत में क्यों होती है, दोनों बातें बता दूंगा। हाँ, तो इस समय सूर्य, इस समय सूर्य मकर रेखा के आसपास, आसपास चमकता है। हमने सीधा कह दिया कि भी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। सबसे ठंडा महीना, हमारे सबसे ठंडे महीने होते हैं जनवरी व फरवरी। इसमें क्या होता है, किसी साल जनवरी ज्यादा ठंडा होता है, किसी साल फरवरी ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए इनको दोनों को आपको ध्यान रखना होता है। औसत तापमान, औसत तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है रात्रि में पंजाब व राजस्थान में, राजस्थान में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, शून्य से नीचे चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है भी, शून्य से नीचे चला जाता है। ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है जी। अब आपको वायुदाब बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां 1019 मिलीबार वायुदाब होता है और यहां होता है 1013 मिलीबार। तो कॉमनली बात है, पवन तो यहां से यहीं चलेंगी और वही दाई और मुड़ेंगी तो ऐसे चल जाएंगी, लेकिन ज्यादा प्रबल नहीं होंगी क्योंकि 1019 और 1013 में 6 मिलीबार का ही अंतर है, इसलिए पवन बहुत धीमी धीमी चलती है। साउथ में जनवरी में ग्रीष्म ऋतु होती नहीं बेटा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, पूरी साल ही गर्मी होती है, पूरी साल ही गर्मी होती है दक्षिण भारत में, इसलिए ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। हाँ, इतनी बातें क्लियर। तो ये आपकी स्थिति है। हाँ, इतनी बातें क्लियर होगी। दिसंबर से मार्च तक कर्क रेखा के, मकर रेखा के आसपास सूर्य होता है। सबसे ठंडा महीना जनवरी और फरवरी होते हैं और इस समय तापमान जो होता है ना, तापमान वो कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। पवन, पवन कहां से कहां चलती, तो पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है, जिनको लौटते मानसून की पवन कहते हैं वही चलती हैं, लेकिन ज्यादा प्रबल नहीं होती क्योंकि वायुदाब में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई, ये वाली बात आपकी क्लियर होगी। अब मैं आपको दो बातें और बताऊंगा। उत्तर भारत, विशेषकर विशेषकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ज्यादा सर्दी के कारण, अरे हिमाचल प्रदेश में तो सर्दी पड़नी है क्योंकि वो तो पर्वत के ऊपर है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ज्यादा सर्दी पड़ती है, क्यों? बताओ आपको क्या क्या कारण लगता है, जल्दी बताइए। नंबर एक, ये भाग
समुंदर से दूर स्थित, ये बात मैंने आपको बताई थी, जो भाग समुद्र के नजदीक होता है वहां पूरे साल तापमान समान रहता है। बेटा समुद्र में इतना पानी होता है, न तो वो गर्मियों में गर्म होता है न सर्दियों में वो ठंडा होता है। समुद्र के गर्मी और सर्दी के तापमान में 1 डिग्री से ज्यादा का अंतर नहीं होता, और जब 1 डिग्री से ज्यादा का अंतर नहीं होता तो गर्मी सर्दी कहां से होगी, नहीं होगी। एक हमारे क्या होता है इस समय, इस वाले एरिया में ये भी एक खास बात होती है। अभी जल्दी से मैं आपको बात बताने वाला हूं, जल्दी आप पकड़ जाओगे, ज्यादा समस्यात्मक है नहीं। जैसे ये वाली बात है, ये तो हमारे हो गया हिमालय, तो ये ध्रुवों से आने वाली पवनों को तो रोक देगा, लेकिन इस समय हमारे इधर कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से शीतलहर आती है, शीतलहर आती है। समझ में आई क्या बात? हाँ, इस समय कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर व तुर्कमेनिस्तान, इधर होता है कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से शीतलहर आती है, शीतलहर आती है, इसलिए हमारे यहां ज्यादा ठंड होती है। तीसरा, निकटवर्ती हिमालय में बर्फबारी का होना, बर्फबारी का होना, भाई पास में हिमालय वहां बर्फ पड़ती है। अब हिमालय में बर्फ पड़ती तो अपने तो आपको पता ही है, फिर निकटवर्ती हिमालय में बर्फबारी होगी तो फिर हमारे भी सर्दी होगी, इससे शीतलहर आएंगी, समुद्र से दूर है। ये 3 कारण है जिसके कारण यहाँ ज्यादा सर्दी होती है। अभी गर्मी का टाइम आ गया तो भाई, अब तो गर्मी लेट चल रही है। आप बताओ 5-6 अप्रैल तक तो तापमान जो है वो 35 डिग्री तक जाना सामान्य बात है। कुछ देखो ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभाव हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, अगली बात पे चलें, इसके बाद बताओ। अच्छा, आप लोग तिरुवनंतपुरम को जानते हो क्या? जानते हो क्या तिरुवनंतपुरम? तिरुवनंतपुरम में जनवरी का तापमान, जनवरी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तथा जून का तापमान, जून का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपसे कोई पूछ ले ऐसा क्यों, तो आपको बता देना है बेटा, जून में हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन आ जाएंगी, और जब दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन आ जाएंगी तो क्या होगा, बादल आ जाएंगे, बादल आ जाएंगे, आ जाएंगे, और बादल आ गए तो तापमान क्या हो जाएगा, कम। जनवरी में पवन जो है वो स्थल से जल की ओर चलते हैं तो बादल हट जाते हैं, और बादल हट जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, ये वाली बात होती है। हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप लेट चल रहे हो, अपनी क्लास को लाइव वाले जगह पे क्लिक कर लो। दक्षिण भारत में, भारत में सर्दी न होने के कारण, दक्षिण भारत में सर्दी न होने के कारण, बताओ भी क्या कारण है। नंबर 1, 3 ओर से समुंदर से घिरा होना, 3 ओर से समुंदर से घिरा होना। नंबर 2, भूमध्य रेखा के निकट होना। आपको पता है भूमध्य रेखा पे कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि भूमध्य रेखा पे लगभग लगभग सूर्य सीधा ही चमकता है। 1 मिनट में बताऊंगा भाई संदीप, आप नहीं कहते तो भी बताता ही बेटा, अभी शीत ऋतु पूरी हुई नहीं है। अब हम मावठ की बात करेंगे, मावठ। हाँ भाई सुनो बात,
आप कहोगे उतनी बात बता देंगे बेटा अमाउंट की। मेरे तो बात एक ही बस की नहीं है, कम करने वाली। आप लोग जो ये कहते हो ना सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो, बस ये बात कम समझ आती है। बाकी आप मेरे को ये कहो कि सर आप आराम से पढ़ाओ, फिर तो मैं आपको, किसी को चाहे ज्योग्राफी में कुछ नहीं आता सबको समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, ये आपका ध्यान रखना, एक सागर है भूमध्य सागर, ये वाला भूमध्य सागर है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको सामान्य वे में ले लेते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं लेंगे, ज़्यादा डीपली लेंगे तो तुम्हें फिर कम समझ में आएगा ना, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। ये है भूमध्य सागर, ठीक है भाई। जब भारत में सर्दी होती है, जब भारत में सर्दी होती है, इसका मतलब ये होता है कि बेटा उस समय सूर्य जो होता है वो आपका मकर रेखा पे सीधा चमकता है। सूर्य भारत में सीधा नहीं चमकता, मकर रेखा पे सीधा चमकता है, और इससे क्या हो जाता है, सभी वायुदा पेटियां नीचे आ जाती हैं। तो 30 से 35 वाली वायुदा पेटी होती है वो अभी यहां आ जाती है, और फिर ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन दोनों आपस में टकराती हैं, और दोनों के टकराने से एक चक्रवात बनता है। वो चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आके भारत में पहुंचता है और भारत में आके वर्षा करता है। देखो, इस चक्रवात का नाम है पश्चिमी विक्षोभ। कभी आपको एक टॉपिक फिर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। यह शीतोष्ण चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात होता है। मतलब चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। उष्ण चक्रवात केवल गर्मी में उत्पन्न होते हैं, वैसे शीतोष्ण चक्रवात गर्मी और सर्दी दोनों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन भारत में केवल सर्दी में आएंगे, क्योंकि भारत में वायुदा पेटी नीचे तभी जाती है। हाँ, देखो ये वाली बात है। ये क्या होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होकर, उत्पन्न होकर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व आगे बढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भारत में, भारत में गरज व चमक रहित, गरज व चमक रहित दीर्घकालिक फुहारी वर्षा करते हैं, फुहारी वर्षा करते हैं। गरज व चमक रहित दीर्घकालिक फुहारी वर्षा करते हैं। यह वर्षा रबी फसल के लिए, रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, लाभदायक होती है। हाँ, और इसे क्या कहते हैं, इस वर्षा को मावट, मावट या गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। कब आती है ये, माह दिसंबर व जनवरी में। कितनी होती है ये भी बता दो क्या, चलो ये भी बता देंगे। कितनी बारिश होती है ये भी बता दो। 25 से 50 mm, मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर, इतनी बारिश होती है। HCS के लिए किरण कोर्स खरीदो बेटा, HCS का नया लॉन्च हो रहा है, 15 अप्रैल से नया कोर्स आ रहा है, उसको खरीद लो। उसमें और अच्छी पढ़ाएंगे, काफी को तो इतने से भी काम चल जाएगा, लेकिन उसमें अच्छे लेवल की। इसके आगे बेटा ज्योग्राफी और आगे तक होती है, और मुझे नहीं लगता शायद उसका अभी तो पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है,
हाँ मेरे फ़ोन में देख के तो मैं बता सकता हूँ, बाकी आप देख लेना ऐप पे। हाँ, उससे आप कोर्स खरीदो, उसमें वो आपको और अच्छा मिलेगा।